नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून खुर्शीद कलीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, ज़ादी अफजाल और असदुल्ला खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रज़ा कसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी, अभी बात पंजाब के हवाले से भी हम कुछ कर लेंगे। करप्शन की बातें जो हो रही हैं, नुमान लंगड़ियाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी बताया कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से करप्शन करते रहे, किस तरीके से एक दूसरे को प्रिविलेज दी जाती रही है, ओब्लाइज किया जाता रहा है। फिर एक मखसूस किरदार का जिक्र हो रहा है, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से एक ही किरदार के नाम लिए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीटीआई अब जो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है, फ़ायदा मिलेगा उसको या नुकसान होगा? देखिए, ये तो खैर इसका हतमी तौर पे कहना बड़ा मुश्किल है कि फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जो चीज़ समझ आ रही है अब वो ये है कि अब से कोई 2 घंटे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि कैसे वज़ीर आज़म और उनका ख़ानदान जो है वो डायरेक्टली करप्शन में मुलव्वस रहे हैं और पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर से कुछ लोग काम करवाते रहे हैं। कोई खातून का भी उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी करप्शन हुई है और हम साबित करेंगे। इससे पहले हम सुन रहे थे कि प्लान ये है कि अगर हुकूमत मिल जाती, जो नहीं मिली 2-3 दिन पहले, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कम अज़ कम उनके 5 ऐसे मिनिस्टर्स या रफ़्क़ाकार हैं जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस लाके उनको गिरफ़्तार करने का मकसद था, ताकि एक तरह से उनको पब्लिक कॉन्टैक्ट से महरूम कर दिया जाए। तो अब गवर्नमेंट तो मिलती है, अपोजिशन को नहीं मिलती, वो अभी हमें ठीक तरह से नहीं पता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है असम्बलीज़ को रिस्टोर करती है और एक स्टेटस को बहाल करती है कि नहीं करती। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो अब इलेक्शन कैंपेन होगी और एक करप्शन के इतने इल्ज़ामात लगाने से एक हमें ये भी फीलिंग होने लग गई है कि सियासी जमातें अपने आप को इलेक्शन के मोड में ला रही हैं और एक्टिवली एक इलेक्शन देख रही हैं, अगले दिन में हो या 100 दिन में हो। और इस इलेक्शन में इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर करप्शन के बहुत इल्ज़ामात लगेंगे। किस हद तक वो मौसर होंगे तहरीक इंसाफ के बेस को तोड़ने के लिए, ये नहीं हम कह सकते, लेकिन अब करप्शन एक खासा बड़ा इशू होगा जिसका इल्ज़ाम दोनों तरफ से लगेगा। बिल्कुल ठीक है सादिया साहिबा, ये एक जुमला ऐड मैं कर सकूं? जी, मैं आपकी तरफ ही आना चाह रहा हूँ। आप क्वेश्चन ले लें सादिया। पिछले दिनों जिक्र भी किया था, उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ मुझे अंदाज़ा है कि एक कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो मेरी शुरू होगी, और उनको ये भी यकीन था कि उनके इर्द गिर्द उनके अहले खाना में से भी किसी के नाम आएंगे। कह रहे थे मेरी अहलिया के ऊपर भी हमले किए जाएंगे, मुझे याद है ये वो कर रहे थे एक जगह। तो मेरे ख्याल से वो एक खातून जिनका नाम बड़ा चल रहा है, उनके हवाले से तो खुद वज़ीर आज़म साहब को भी बहुत पहले से इल्म था। ये मेरी अपनी एक पर्सनल ओपिनियन है और ख़बर है कि उनको इल्म था, तो बहुत सारी चीज़ें उनके इल्म में भी हैं। अब देखें मामला कैसे चलते हैं, लेकिन यकीनी तौर पे इसमें सादिया साहिबा सवाल ले लें और आप इस पे मज़ीद बात भी कर लें। ये जो आप खातून का जो आप जिक्र कर रही हैं, फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है, एक तो उनके जो हरीफ हैं वो भी बात कर रहे हैं, लेकिन अलीम खान, नौमान लंगड़ियाल, उनके अपने ही नशेमन से उन पर बिजली गिराई जा रही है। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान ने अगर इलेक्शन में जाना है और ये कैंपेन करनी है तो इस बात को डिफ़ाइन कर दे कि उस किरदार का असल किरदार क्या था और क्या उनके साथ कोई ताल्लुक़ था या उससे लाताल्लुक़ी कर ली गई थी और कब से की गई थी? ये सारा सिनेरियो तो बहुत डिस्टर्बिंग होगा इमरान खान के लिए जब अपने ही उन पर तनकीद कर रहे हैं। सादिया साहिबा जी देखें, लेकिन अगेन फैसल और यासिर, मेरा हमेशा से इस पर रहा है कि बहुत आसान होता है ना, आप किसी से नाराज़गी के बाद में बात कर लें। असल चीज़ तो वो है कि अगर ये अलीम खान साहब या जितने भी उनके लोग जो उनसे नाराज़ होने के बाद बात कर रहे हैं, वो उसी वक्त बात करते हैं। अगर आप वाकई वहाँ पर मौजूद थे और आप सीनियर वज़ीर थे, आपके इल्म में ये चीज़ें थीं, आपके पास सबूत भी थे, बकौल आपके मोबाइल में एक मैसेज पड़ा हुआ है आपने जो बुज़दार साहब की करप्शन का, तो आप तो फिर उस हुकूमत का हिस्सा थे, आप तो उनकी काबीना के सीनियर वज़ीर थे। ये कह रहे हैं कि आपने तो फिर उसमें बराबर के शरीक हुए ना। अगर आपके वहाँ पर वज़ीर आला, आपका बॉस जो है वो एक करप्शन में मुलव्वस है या जिन लोगों के थ्रू वो कर रहे हैं, तो फिर आप उस वक्त ये बातें सामने लेकर आते, आप उस करप्शन का और मुल्क की दौलत चले मान ले एक अरसा हम भी तेरे शरीके जुर्म रहे हैं, इसी मंसूबे के तहत वो आगे बढ़े, क्या एविडेंसेस हैं वो भी वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, अगेन में आपका जो पहला बेसिक सवाल था ना, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब का जो फॉलोअर है, जो उनका फ़ैन है, जो उनका वोटर है, वो उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बाकी पार्टीज, पीपल्स पार्टी का वोटर कभी ये नहीं मानेगा कि पीपल्स पार्टी में करप्शन हुई है, जितने मर्जी आप इल्ज़ामात लगा दें। PMLN का वोटर जो है वो ये बात नहीं मानता। ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी ये बात कभी नहीं मानेगा।
सही। खुर्शीद कलीम साहब की जानिब मुझे बढ़ना है। खुर्शीद कलीम साहब, जिस तरह बात हो रही है अभी, हियरिंग तो चल रही है, हम हियरिंग के ऊपर मजीद बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 69 दायरा इख्तियार कितना बड़ा है, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, असदुल्ला साहब ने ये सवाल किया था अहमद रज़ा कसूरी साहब से कि सूबाई असम्बली का जो स्पीकर होता है और कौमी असम्बली का जो स्पीकर होता है, क्या दोनों के इख्तियारात में फ़र्क होता है या इख्तियारात एक जैसे होते हैं? देखिए जी, जहाँ तक आर्टिकल 69 का ताल्लुक है, उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। ये है PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट, पेज है 774, जिसमें इंडियन जुरिस्डिक्शन के भी बहुत सी जजमेंट्स का हवाला दिया गया है, और उसमें ये करार दिया गया है कि सुप्रीम को जो स्पीकर की रूलिंग है, इट इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ये लॉ सेटल्ड है। इसलिए वो जो सबसे पहले डिटरमिन होना है कि अगर इलीगल ऑर्डर डिप्टी स्पीकर ने किया है, आइन को वायलेट किया है, तो आर्टिकल 6 की जो है ना एप्लीकेबिलिटी को देखना पड़ेगा। मैं गंदे कपड़े धोना नहीं आया कि मैं कहूं किसने करप्शन नहीं की, ये बातें मैं नहीं करूंगा। मैं अपने आप को सिर्फ आइन तक और कानून तक महदूद रखूंगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि इस केस में स्पीकर ने बहुत ज्यादती की है, फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट फ्रस्ट्रेट किया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 49 पे करार दिया है कि जजमेंट कैन नॉट बी रेंडर्ड इन वैक्यूम। ये तो वैक्यूम में या लॉ मिनिस्टर का कोई नॉलेज में बात थी या उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। ना तो पता चला मेंबरान असम्बली को कि एलिगेशन क्या है, ना वो खत सामने लाया गया, ना वो करप्शन जो ना वो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि हम रियासती और खारजा उमूर पर बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ ये देखना है कि रूलिंग डिप्टी स्पीकर दे सकता है या नहीं दे सकता। तो वो तो मैंने आपको रूलिंग दे दी है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रूलिंग है फुल बेंच की, कि वो तो जो है ना सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। भाई PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट 698 में ये करार दिया है सुप्रीम जी मुझे वो पूरी करने दे बात। तो उन्होंने ये करार दिया है कि कोई भी ऑर्डर जो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन में हो वो इलीगल होता है। खुर्शीद कलीम साहब, डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी डॉक्टर साहब। जी फरमाइए। खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया हमारी रहनुमाई करने का। कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से बहस होती रही, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने हमें यही लगा कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का एक वाहिद इंस्टेंस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के फैसले से डिसएग्री किया, लेकिन वहाँ मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट था, जिस वर्डिक्ट को स्पीकर ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के डीसीट करने के ऑर्डर्स जो हैं 2012 में इशू नहीं किए थे। तो उसके बाद फिर फारूक एच नायक और बाकी जो वकला थे उनको ये कहा गया कि आप हमारे सामने कोई एविडेंस लेके आएँ जो हमें कन्विंस कर सके कि आर्टिकल 69 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के कॉन्डक्ट को एग्जामिन कर सकती। जिस PLD की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये कल वहाँ पे पेश नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह हो सकती? बात यह है जी कि मैं ये आपको लिए चलता हूँ इसमें कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन पे तो आप यकीन नहीं ना करते, लेकिन ये जो रूलिंग है इसमें उन्होंने इंडियन ओरिजिन की रूलिंग्स लिखी हैं, सारी डिस्कस की हैं इस जजमेंट में, जहाँ पे उन्होंने ये होल्ड किया है कि जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। आप मुझे बताएं, सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 166 पे, जिस जजमेंट का बार बार यहाँ रेफर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसमें यह था कि ज़ियाउल हक ने जब 29 मई को असम्बलियाँ डिसॉल्व का नाम क्या है मैनेजर साहब की, तो वहाँ ये है हाजी सैफुल्ला केस PLD 1989 सुप्रीम कोर्ट 166 सुप्रीम कोर्ट अच्छा। ये फेडरेशन की अपील पे ये फैसला आया है जी। तो उसमें अजीज मुंशी साहब का ये आर्गूमेंट था कि आर्टिकल 48(2) के तहत और 58 के तहत ये सदर का इख्तियार है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है एंड इट इज इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे ये करार दिया गया कि एवरी ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और उसमें एक बड़ी खूबसूरत रीजनिंग दी गई उस जजमेंट में। वो ये थी कि इफ एन ऑर्डर इज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए फैक्ट, इफ एन ऑर्डर इज ए पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट
which does not exist, that order is illegal and unwarranted. अब कौन सा सबूत आ गया था रिकॉर्ड पर जिसकी बेस पे ये जो है ना जजमेंट या स्पीकर ने रूलिंग दिया? तो मैं जनाब के सामने डॉक्टर साहब रेफर कर रहा था PLJ 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 कि जजमेंट्स कैन नॉट बी रेंडर्ड इन वैक्यूम। ये तो वैक्यूम में उन्होंने ऑर्डर कर दिया है स्पीकर साहब ने, जो उनका अख्तियार ही नहीं था, बल्कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत तो स्पीकर ऑर्डर कर सकता था। ऑर्डर में जो अनाउंसमेंट की है स्पीकर के तरफ से की है, और ये सारी जितनी हैं ये कॉन्फ्रेंसी। अब एक कुछ दोस्त डॉक्टर साहब ये तबसरा कर रहे हैं कि आर्टिकल 6 में ये केस फाल नहीं करता। मैंने ब्लैक लॉ डिक्शनरी में सबवर्शन की जो है ना देखी है मीनिंग। जब लॉफुल प्रोसेस को आप फ्रस्ट्रेट करते हैं तो दैट इज सबवर्शन। तो इस डिप्टी स्पीकर ने मिल के इन लोगों ने सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए जो लोग आइन को वायलेट करें, चाहे वो जर्नैल हो तो काबिल सजा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि जर्नैल को प्रोसिक्यूट करें और सिविलियन अगर वायलेट करें कॉन्स्टिट्यूशन को ना करें, पहले प्रोसिक्यूट करें। तो मेरी सबमिशन, मेरा नुक्ता नजर ये है कि सबसे पहले इस मुल्क तो खुर्शीद कलीम साहब हमें रूल ऑफ लॉ और आइन को बहाल किया जाए। सर जी खुर्शीद कलीम साहब, समझ ही आई है कि हाजी सैफुल्लाह केस की जहां आपने रेफरेंस दिया है, ये वो मशहूर केस है जहां जनरल ज़ियाउल हक साहब ने मोहम्मद जुनेजो हुकूमत को बर्खास्त कर दिया मई 1988 के अंदर, और फिर 5 महीने रखे थे इलेक्शन की तारीख में, जिससे चैलेंज किया गया। जनरल ज़िया की 17 अगस्त को डेथ हो गई एक एयर क्रैश में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें इलेक्शन का चूँकि प्रोसेस बहुत आगे चला गया है, ये फैसला गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता। ये वो वाला फैसला है। इसको तो बहुत रेफर किया गया। जो आपने PLD का नंबर बता के बताया तो नहीं पता चला, लेकिन सर इसका स्पीकर से ताल्लुक है नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। नहीं, इसमें बात ये नहीं थी। बात ये है कि जो रैशनल है जजमेंट की वो ये कि इम्यूनिटी, चाहे वो सदर पाकिस्तान हो चाहे स्पीकर हो, इम्यूनिटी नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। इसमें प्रिंसिपल ये लेट डाउन हुआ है। जब तक ऑर्डर की रीजनिंग नहीं होगी, उसको टच स्टोन ऑफ कॉमन सेंस पे नहीं अप्लाई किया जाएगा, उसकी सब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं होगी, वो ऑर्डर जो है अपहेल्ड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात मैं आपसे ये शेयर करूं, इस जजमेंट में बेसिक कंट्राडिक्शन था, और ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। डेली हमारी अदालतें एग्जेक्टिव के डिसीजन सेटिसाइड करती हैं कि डिसीजन सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। ये जजमेंट सेल्फ कंट्राडिक्टरी थी। इवन ये जो 1989 सुप्रीम कोर्ट थी, जब ऑर्डर इलीगल था तो फिर प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं थी। अब जो है सूरत हाल वो नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर जो है कंट्राडिक्टरी, कोई जजमेंट भी कंट्राडिक्टरी होगी। मैं आपको एक बता दूं, हमने नहीं रहना, पता नहीं हमारे कितने लम्हे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ये वतन हमारी कौम की अमानत है, 22 करोड़ इंसानों की अमानत है आपके पास। अगर इस मुल्क में आप आइन को बहाल नहीं करेंगे, कानून को बहाल नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि आइंदा इस पाकिस्तान ये डेवलपमेंट ये है कि समाज जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह खुर्शीद कलीम साहब ने कुछ हवाले दिए हैं, 1989 के PLD का एक फैसला है, उसका हवाला दिया जो हाजी सैफुल्लाह केस है, मशहूर ज़माना केस है। फिर PLD 1975 का हवाला पहले भी हाजी सैफुल्लाह केस का रेफरेंस दे चुके जी, और PLD 2012 का हवाला दिया। अब अहमद रज़ा कसूरी साहब की तरफ मुझे बढ़ना है। कसूरी साहब कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे? और दूसरी बात ये कि आप जो हम 2 ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे, आपने एक शख्सियत के बारे में बात की कि वो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते थे, इतनी बड़े मनसब पे बिठा दिया गया। अब इतने बड़े मनसब पे वो कुछ अरसा बरकरार रहे हैं, तो क्या अब उनकी जो हैसियत है वो अपग्रेड हो गई है? देखें, बात ये है कि जो कंस्ट्रक्शनल अपना डिफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो गाड़ी में हो या इंसान में हो, वो कंस्ट्रक्शनल डिफेक्ट जो होते हैं वो वक्त के साथ दूर नहीं होते, ना औहदों के साथ दूर होते हैं, दे रिमेन। मैं ज़रा एक आपको थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो अदालतें हैं ना जी, उनके जो फ्रंटियर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंटियर्स, अगर कोई पावर में हो तो फिर है
मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सालिस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज़ अ सुप्रीम लॉ, और अगर कोई पावर में हो अयूब खान तो उसको कोई चैलेंज कर दे तो वो डॉसो केस है, जिसमें कहा गया कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन गिव्स बर्थ टू अ न्यू लीगल ऑर्डर, और कोई अगर चैलेंज कर दे ज़ियाउल हक के गवर्नमेंट को तो फिर वो है अपना नुसरत भुट्टो केस, विच इज़ अदरवाइज इलीगल, नेसेसिटी मेक्स इट इलीगल, हैंस कैल्सन की थ्योरी। और अगर बेचारा कोई बदकिस्मत आदमी जब केस लगे तो पावर से जा चुका हो तो फिर है अस्मा जिलानी केस कि आपने याह्या खान को यूज़रपर डिक्लेयर कर दिया, आपने उसी अपना ज़फ़र अली शाह केस में फेडरेशन के बगैर मांगे हुए, मुशर्रफ के बगैर मांगे हुए आपने उनको 3 साल भी दे दिए। और ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको तस्लीम करते हैं, तायद करते हैं इसकी? देखिए बात यह है कि हमारी अदालतें अपने व्यूज़ को चेंज करती रहती हैं। उसी व्हाट विल बी देयर व्यूज़ नाउ, एक आध दिन ठहर जाए, दैट विल कम बिफोर द एंटायर पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड। सो जहाँ तक व्यूज़ हैं वो हमारे व्यूज़ को हम कुसूरी साहब हम सिर्फ आपसे वन लाइनर ये जानना चाहते हैं, एक बेंच का एक व्यू है, समझते हैं बेंच का दूसरा व्यू है। जी नहीं, कुसूरी साहब आप बतौर सीनियर कानूनदान आप ये समझते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने आइन से रूगर्दानी या मुनहरिफ हुए हैं? वो देखिए बात ये है कि हुए तो हैं, लेकिन अब चीज़ ये है कि अगर आप इस सारे पंडोरा बॉक्स को खोलेंगे तो एक आगे ही आपकी जो है तमाशा बना हुआ इंटरनेशनल वर्ल्ड में आप लोग हंस रहे हैं। इंडिया तो पूरा दिन रात चला रहा है आपके ऊपर, आपके सारे क्राइसिस सिचुएशन पर, तो यू विल बी मेकिंग स्टिल मोर। पाकिस्तान इज इन अ डोल ड्रम। मैंने आधा मुल्क पाकिस्तान असद भाई आपका एक सवाल पेंडिंग पड़ा था कुसूरी साहब की तरफ। जी वो तो अब पुरानी बात हो गई, बहुत सारी चीज़ें आगे चली क्वेश्चन में, लेकिन मैं एक पॉइंट जो है वो रखना चाहता हूँ। देखें हुकूमत की कोशिश क्या है, मुझे ये लगता है कि कल शायद जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो अपने दलाल मुकम्मल ना कर सकें और शायद इसको परसों की तरफ ले जाने की कोशिश करें। अब देखिए एक चीज़ आज एक और इम्पॉर्टेंट हुई है, एक बार बार आर्गूमेंट आता रहा कि दलाइल तो देने का जो बहस है उसका मौका नहीं दिया गया। फवाद चौधरी ने एक बात की, उस पर अपोजिशन की राय नहीं ली गई, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। तो इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि 28 तारीख को डिप्टी स्पीकर ने दावत दी थी 31 मार्च के लिए कि बहस करें, तो 31 मार्च के मिनट्स पेश करें। तो मखदूम अली खान साहब ने कहा कि मेरे पास 31 मार्च के मिनट्स नहीं है। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 31 मार्च के स्पीकर के वकील को कहा कि 31 मार्च के मिनट्स मंगवाएं और अदालत में पेश करें। अब आप देखिए 31 मार्च को क्या हुआ था। 31 मार्च को स्पीकर ने नाम ले लेकर अपोजिशन के लोगों से कहा कि बहस करें। मरियम औरंगजेब साहबा खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मैं बहस नहीं करना चाहती, वोटिंग कराएं। ताहिरा औरंगजेब ने कहा आप वोटिंग कराएं। रोहिल असगर साहब ने कहा कि मैं बहस नहीं करना चाहता, वोटिंग कराएं। अपोजिशन के तमाम लोगों जिनके नाम लेकर कहा गया वो खड़े होकर कहने लगे वोटिंग कराएं, उन्होंने बहस में हिस्सा नहीं लिया। तो अब जब ये एतराज़ कर रहे हैं कि बहस में नहीं लिया, हिस्सा लिया, तो जब मिनट्स पेश होंगे स्पीकर साहब की तरफ से, नहीं आप किसकी बहस की बात कर रहे हैं, देकर कहा जाएगा कि आपको जब मौका दिया गया तो बहस में हिस्सा क्यों नहीं? उसमें किसकी बहस पे बात कर रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद पे तो डिबेट ओपन ही नहीं हुई है सद साहब। वो तो क्वेश्चंस थे। तहरीक अदम एतमाद पर डिबेट 31 मार्च को होना थी ना फैसल बासी साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ 31 मार्च को इस पर डिबेट होना थी और ये इजलास 3 दिन की बहस इसीलिए होना थी, लेकिन वो नहीं की गई। अब नहीं, लाजमी बात है कि उसकी तो रूलिंग ही नहीं है डिबेट ओपन होने की। साहब उसकी तो रूलिंग ही नहीं हुई, समझा डिबेट ओपन होने की। डॉक्टर साहब ज़रा हमारे पास टाइम कम है। डॉक्टर साहब अब ये जो टाइम बाय किया जा रहा है आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो पिछले भी रेफरेंस हमने दिए हैं, हाजी सैफुल्लाह केस भी देखा है, अगर ये मामला चला जाता है वापस 3 अप्रैल वाली जगह पे, रूलिंग बैक हो जाती है, फिर से सब कुछ रोल बैक करना पड़ेगा और वो क्या ज़्यादा बड़ा नया पिंडोरा बॉक्स नहीं होगा? केस तो हाजी सैफुल्लाह केस की तो इस पे कोई एप्लीकेशन खास होती नहीं है। यहाँ तो अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 को खोलेगी, आर्टिकल 69 को कानूनी तौर पे कहा जाता है कि वो एक दरवाजे की तरह है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट खोलेगी उसके बाद ही प्रोसीडिंग्स को देख सकती है। तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा करेगी
कि आर्टिकल 69 की मौजूदगी में स्पीकर की जो प्रोसीडिंग्स हैं पार्लियामेंट के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट जाके एनालाइज करेगी और ये ज़ाहिर है इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस होंगी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। इसके बाद दरवाज़ा खुल जाएगा और जब भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे किसी को एतराज़ होगा तो वो कोर्ट में पहुंच जाएगा और वो कहेगा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स ठीक नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट को कोई मिडिल ग्राउंड बनाना पड़ेगा ताकि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के इस पर्टिकुलर एक्शन को स्पेसिफाई कर सके कि स्पीकर के एक्शन को तो हम नहीं एग्जामिन करते या नहीं क्वेश्चन करते, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में वो मेरा ख्याल है उसका इशारा आज दे भी रहे हैं कि रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आइन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से उसकी बात हो रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कसूरी साहब को देख के और सुन के बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह मतलब बड़ी क्लियर इंटेलेक्चुअल उनकी पोजीशन थी जो उन्होंने केसेस साइड किए। उनकी बात से मुझे कसूरी साहब आपकी बात से ये समझ आई कि आप ये कह रहे हैं कि रियल पॉलिटिक्स जो है वो मैटर करता है और अदालतें हमेशा पावर सेंटर के तौर की तरफ देखती हैं, लेकिन यहाँ तो पावर सेंटर है ही नहीं कोई। पावर सेंटर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास नहीं है, वो तो शैटर हो चुका है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट फिर कहीं देखेगी पावर को डिराइव करने के लिए। कसूरी साहब एक शॉर्ट कमेंट इस पर। जी कसूरी साहब, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो आपने हेल्थ कैंसर की जी कसूरी साहब ब्रीफ कमेंट करता हूं। कसूरी साहब डॉक्टर मोईद पीरज़ादा बोल रहा हूं, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। आपको जी लेट मी आंसर। देखें, फ्रॉम द हनीबॉल आर्मी टू जनरल बाजवा आर्मी, the external threat perception has always been the domain of the armed forces all over the world. लेकिन अयूब खान onward, the internal perception also became the domain of the armed forces. और उसका reason वो ये देते हैं कि once the internal problem red line को cross कर जाए तो that invites the external aggression from your belligerent neighbor। और उसकी केस स्टडी है ईस्ट पाकिस्तान कि वो जो ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमारी बदबख्तियों, हमारी कोताहियों की वजह से जी ठीक है कसूरी साहब, we are running out of time। बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा कसूरी साहब, इंडिया took the advantage and Pakistan was truncated। सादिया अफजाल साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। 92 न्यूज़ आपको लम्हा बलम्हा मुल्क की बदलती सूरत हाल से आगाह कर रहा है। फिल वक्त स्टूडियो से फैसल अब्बासी और यासिर रशीद को इजाज़त दीजिए।